नमस्कार। तो भारत एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। देश में होने जा रही है पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना। अब ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, नहीं, ये आने वाले समय में हमारी नीतियों की बुनियाद रखने वाली है। और हाँ, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये विश्लेषण तो बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि हम हर वो पहलू कवर करेंगे जो जानना ही चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कि इस पूरी चर्चा का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम जनगणना पीआरओसी ड्यूटी 7 की बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये इतनी हाईटेक क्यों है और इसके डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद हम पूछताछ के नियमों पर बात करेंगे, मतलब क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। और आखिर में जातिगत डेटा पर जो बहस चल रही है उसका भी विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तारीखों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे भले ही जनगणना 2027 कहा जा रहा है, पर इसका काम बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया देखिए 2 फेज में होगी। पहला फेज वो शुरू होगा अप्रैल 2026 में। इसमें क्या होगा? इसमें मकानों की लिस्टिंग होगी, मतलब ये पक्का किया जाएगा कि हर घर गिनती के लिए तैयार है, एक बेसलाइन बन जाए। फिर फरवरी 2027 में शुरू होगी असली पॉपुलेशन काउंटिंग। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो कट ऑफ डेट है ना, वो है 1 मार्च 2027 आधी रात। इसका सीधा मतलब यह है कि उस एक पल में देश की जो स्नैपशॉट होगी, बस वही ऑफिशियल मानी जाएगी। अब जरा इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। सोचिए, ब्रिटिश काल से ये परंपरा चली आ रही है, जो हमें बताती है कि हमारा देश कैसे बदला है। और अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो ये 8वीं जनगणना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि एक आज़ाद देश के तौर पर हम अपनी तरक्की और अपनी आबादी को कितनी गंभीरता से ट्रैक करते आए हैं। लेकिन यह जनगणना सिर्फ एक और गिनती नहीं है। इस बार जो चीज इसे सबसे अलग और खास बना रही है, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरी प्रक्रिया की शक्ल बदल रही है। इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर है जियो रेफरेंसिंग। सोचिए, पुराने तरीकों में अक्सर कुछ घर छूट जाते थे या कुछ की 2 बार गिनती हो जाती थी। इस टेक्नोलॉजी से हर घर को एक डिजिटल मैप पर पिन कर दिया जाएगा। इससे यह पक्का होगा कि गिनती 100% सटीक हो। मतलब एक्यूरेसी के मामले में यह एक बहुत बड़ा लीप है। एक और कमाल का बदलाव है सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन। मतलब घर घर सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले एक ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। ये न सिर्फ लोगों के लिए आसान है, बल्कि इससे डेटा की क्वालिटी भी बेहतर होगी, क्योंकि लोग अपनी जानकारी खुद ज्यादा सही तरीके से भरते हैं। अब देखिए, इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा इकट्ठा करने का मतलब है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, डेटा सिक्योरिटी। और इस बार सरकार इसे लेकर कोई कोताही नहीं बरत रही। जैसी सुरक्षा पहले कभी नहीं हुई। डेटा सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी तुलना किससे की जा रही है। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया है। इसका मतलब है इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर ग्रिड या मिलिट्री नेटवर्क के बराबर की सिक्योरिटी दी जाएगी। इस सुरक्षा को लागू करने के लिए कई मजबूत कानूनी और तकनीकी कवच बनाए गए हैं। सबसे पहले सेंसस एक्ट की धारा 15 कहती है कि ये डेटा पूरी तरह से गोपनीय है, इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। यहां तक कि इसे आरटीआई कानून से भी बाहर रखा गया है। ना तो इसे किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर यूज कर सकते हैं और ना ही किसी सरकारी स्कीम के लिए। और अगर किसी ने डेटा लीक करने की कोशिश की तो ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं होगा, उस पर सीधे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की बात तो हो गई। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होगा। जनगणना कर्मचारी घर आकर क्या पूछेंगे, और इससे भी ज्यादा जरूरी, वो क्या नहीं पूछ सकते। ये जानकारी हर नागरिक के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई धोखा ना दे सके। याद रखिए, कोई भी जनगणना कर्मचारी मासिक आय, बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट नंबर या ओटीपी जैसी कोई जानकारी नहीं मांग सकता। इसी तरह वो आपसे आधार या पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। अच्छा, अब कुछ बहुत ही मजेदार डेफिनेशंस देखते हैं जो इस जनगणना के लिए तय की गई हैं, और ये हमारी आम समझ से थोड़ी अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपल लिव इन में रह रहा है तो उन्हें मैरिड ही माना जाएगा। अगर किसी के मोबाइल में एफएम है तो उसे एक रेडियो गिना जाएगा। है ना अजीब? लेकिन अगर कोई यूट्यूब पर टीवी देख रहा है तो वो टीवी नहीं है।
सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर यही वो चीजें हैं जो आंकड़ों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और अब आते हैं इस जनगणना के उस पहलू पर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा और बहस हो रही है, जातिगत डेटा का संग्रह। लगभग एक सदी के बाद 1931 के बाद पहली बार यह सवाल फिर से सामने आया है। देखिए, जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बहुत मजबूत तर्क हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका मानना है कि इससे आरक्षण जैसी नीतियों के लिए सही आंकड़े मिलेंगे और जातियों की असल सामाजिक आर्थिक स्थिति की साफ तस्वीर सामने आएगी। वहीं जो इसके खिलाफ हैं उन्हें डर है कि इससे जातिवादी राजनीति और ज्यादा बढ़ सकती है और समाज में ध्रुवीकरण और गहरा हो सकता है। तो भारत की ये पहली डिजिटल जनगणना एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और सुविधा के मामले में वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लेकर आई है। क्या जातिगत डेटा सामाजिक न्याय को मजबूत करने का एक जरिया बनेगा या फिर यह समाज में बंटवारे को और गहरा कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा और जिस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी